हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका क्लास 11th के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसे दो टॉपिक्स हैं जो आपको जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं जब भी आपको डेरिवेशन करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, आज हम लोग इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था, उसका वीडियो यूट्यूब पे है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टाइप कीजिए डिफरेंशिएशन बाय यादव सर फिजिक्स वाले, अपने आप आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपका टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन और समझते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन है क्या, सबसे पहली चीज जानना तो ये जरूरी है। तो देखो, मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तो डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। तो उसका सीधा सा मतलब था कि कोई बहुत बड़ी चीज है और अगर आप उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, जैसे मान लो एक पत्थर है, उसको आपने पीस पीस कर क्या किया, उसका पाउडर बना दिया। पाउडर बना दिया, इट मीन्स आपने उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। तो उस प्रोसेस को हम लोग कह देते थे डिफरेंशिएशन, और उसी का जो रिवर्स प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है कि अब उन बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर जो चीज बनती है उसे हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में एक और चीज पढ़ा होगा, समेशन, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे। वहां भी चीजों को जोड़ना होता था, लेकिन इंटीग्रेशन और समेशन में जो अंतर है वो सिर्फ इतना सा है कि इंटीग्रेशन में आप बहुत छोटी छोटी चीजों को जोड़ते हैं और समेशन में आप छोटी छोटी चीजों का सम करते हैं। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेशन की मैं बात कर दूं तो इंटीग्रेशन आपका दो तरीके का है, एक आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा आपका इनडेफिनेट। तो नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित है, इसमें हमें नहीं पता कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, और इसी वजह से यहां पर आपके साथ एक कांस्टेंट भी आता है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको समझाएंगे वो चीज। ठीक है, और दूसरा है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें आपको पता है कि भाई आपको यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेशन करना है, यानी आपको लिमिट्स गिवन होंगी। ठीक है, तो हम बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, जब वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करता हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है वो एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, अब मान लिया जाए किसी ने बोला कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कर दो dx के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर एक फॉर्मूला है जो आपको सिंपली याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो x की पावर n+1 बटे में n+1 और प्लस का कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जिसे आप याद रखना है, और इसे हम पढ़ते कैसे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेट है एक तरह से देखा जाए तो। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस का कांस्टेंट। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है तो भी बहुत सारी चीजें अपने आप होती चली जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं और मैं बोलता हूं कि भाई x² का इंटीग्रेशन करो dx के रिस्पेक्ट में, तो आपने क्या ही करना है, इसको आप अपने गिवन फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और जैसे आप कंपैरिजन करेंगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो n था उसकी जगह यहाँ पे 2 है, यानी ये जो 2 है ये n की तरह काम कर रहा है। तो जहां जहां n लिखा वहां वहां मुझे 2 लिख देना है, क्योंकि भाई ये जो चीज था वो इसके बराबर है, तो ये चीज किसके बराबर होगा, तो ऑब्वियसली इसी के बराबर होगा, बस n की जगह पर 2 होगा। तो यहां क्या आ गया, x की पावर 2+1 बटे में 2+1 प्लस का कांस्टेंट को मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट वाला खेल होता है ये हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है, डेफिनेट में नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की पावर 3 बटे में 3 प्लस का कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, बस आपको इतना ही करना होता है इंटीग्रेशन में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे एक और क्वेश्चन में आपसे बोलूं कि मान लिया जाए
आपसे बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करके दिखाओ dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना आपको dx के रिस्पेक्ट में, तो ये कैसे कर सकते हो? तो यहां भी वही काम करना है सेम, बस आप इसे दो पार्ट्स में तोड़ दीजिए। यानी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, जिसका इंटीग्रेशन करना वो लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो लिखेंगे। प्लस का साइन था, प्लस लगाया, दोबारा से इंटीग्रेशन का साइन, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो लिखा और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो लिखा। अब ये कंप्लीट सेट हो गया दोनों का। अब आप सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आपका क्या काम है, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करें, और जैसे ही आप कंपेयर करेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो n हुआ करता था उसकी जगह यहाँ 2 है, तो जहां जहां n लिखा है वहां 2 लिख दो। तो ये पूरा इसके बराबर, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, तो x की पावर 2 + 1 बटे में 2 + 1 प्लस का कांस्टेंट, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया। ऐसे ही जब इसका करेंगे तो n की जगह आपको क्या दिख रहा है, 3, तो जहां जहां n लिखा वहां 3 लिख दो। तो x की पावर 3 + 1 बटे में 3 + 1 प्लस का कांस्टेंट, इस बार जो कांस्टेंट उसका नाम ने C2 रख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3 बटे में 3 प्लस x की पावर 4 बटे में 4 प्लस, देखो ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, और दोनों कांस्टेंट को जोड़ोगे तो कोई तीसरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो तीसरा कांस्टेंट है उसको मैं मान लेता हूं C, कोई समस्या नहीं है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। मेरे ख्याल से ये बेसिक चीज समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हुआ करता था, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ वेरिएबल ही होगा। हो सकता है आपका वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट भी दे रखा हो, और अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो उसको कैसे करेंगे, तो एक बार हम उसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों अगर ये आपके सामने आ जाए इस तरह का फॉर्मूला, तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यानी अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो और वहां मुझे इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब भी मैं आपको समझा रहा था कि भाई कांस्टेंट कभी नहीं चाहता कि उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हो। इस वजह से अगर वो वेरिएबल के साथ है तो वेरिएबल को फंसाकर खुद बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात कर देता हूं कि भाई 4x³ का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 एक कांस्टेंट और x एक वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं और जो वेरिएबल होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला आपको याद होगा, x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस का कांस्टेंट, यानी पावर को भी 1 से बढ़ा देना और बटे में भी 1 से बढ़ा देना है। तो जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है तो इसको 1 से बढ़ा दो और बटे में भी 1 से बढ़ा दो, आ गया खेल खत्म, और प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा। तो इधर 4 से ये 4 कट गया तो ये x की पावर 4 प्लस का c आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसमें। अगर ऐसे एक और क्वेश्चन हम देख लें और लिख दिया जाए 4 बटे में x की पावर 2 और -3x², सपोज दैट ये लिख दिया गया है और बोला गया कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि 4 क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। नहीं, सबसे पहला काम कीजिए इन्हें सेपरेट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग। तो ये बच्चों हमने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो लिखिए और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो लिखिए, ठीक है। यहाँ भी मैंने वही काम किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, जिसका इंटीग्रेशन कर रहा था वो लिखा और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा था वो लिखा। अब आपको पता है कि अगर कभी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो क्या करना होता है, आपका जो कांस्टेंट होता है वो बाहर चला जाता है, यानी 4 तो चला जाएगा बाहर, तो बचेगा क्या, 1 बटे में x² dx। यहाँ भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है तो कांस्टेंट चला गया बाहर, बचा क्या x², तो वो लिख दिया आपने। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ करता था वहां पर x जो था वो ऊपर की तरफ था और इस वाले क्वेश्चन में x जो है हमारा वो नीचे की तरफ है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे ऊपर ले जाना चाहिए। तो अगर नीचे में पावर प्लस का 2 है तो ऊपर जाते ही पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 ये लिखा ही है और इस x को ऊपर ले गया x² को, तो पावर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और
यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर dx, कर दिया काम खत्म। अब देखो अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx, और n की जगह पे क्या है इस बार -2, तो जहां जहां n होता था वहां वहां मैं -2 लिख दूंगा। तो फॉर्मूला था x की पावर n +1 बटे में n +1, ये आ गया, और माइनस का 3, यहां पर n की जगह क्या है 2 है, तो जहां जहां n लिखा था वहां मैं 2 लिख दूंगा। तो x की पावर 2 + 1 बटे में 2 + 1, और प्लस का कांस्टेंट। अब देखो यहाँ आप एक कांस्टेंट लिखोगे इसका इंटीग्रेशन करने पे, फिर इसका इंटीग्रेशन करने पे भी एक कांस्टेंट लिखोगे, ठीक है, और उन दोनों कांस्टेंट को जोड़ोगे तो फिर कोई तीसरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम लोग उतना लफड़ा नहीं पाल रहे हैं, हम डायरेक्टली ही वो कांस्टेंट लिख दे रहे हैं कि भाई एक कांस्टेंट आना, और वो कांस्टेंट हमने मान लिया कि वो c है। सो बार बार आपको कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी इक्वेशन में बस एक बार कांस्टेंट लिख दो, काम खत्म, ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें सोचना होता है। तो 4x की पावर -1 बटे में -1, और ये 3, और 2 + 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 3 आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा -4, x की पावर -1, 3 से 3 कट जाएगा, तो x का क्यूब प्लस का c, तो ये क्या आ गया -4/x माइनस का x क्यूब और प्लस का c। तो ये आपने कांस्टेंट वाला फॉर्मूला कर लिया, ठीक है। सो बच्चों समझ में आया होगा आपको कि अगर कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो क्या करना है आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो अब हम लोग अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अब वहां पे मैं क्या बताऊंगा आपको कि अगर कभी कोई कांस्टेंट अकेला हो, यानी अगर वेरिएबल के साथ है तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, वेरिएबल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कभी सिर्फ कांस्टेंट है तो वहां पे क्या करोगे, तो वहां पे क्या करना एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। तो अगर मान लिया जाए क्वेश्चन आपका इस तरीके का हैगा, और यहां पर कह दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ + 3 dx, तो इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल सा काम, पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको कि सेपरेट कर लीजिए, यानी अलग अलग लिख लीजिए। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो लिखिए, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो लिखिए। सेम यहाँ भी कहानी, प्लस का था प्लस लिखा, इंटीग्रेशन जिसका करना है वो लिखा, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो लिखा। अब कांस्टेंट और वेरिएबल अगर एक साथ है तो क्या करना है, कांस्टेंट तो आपका बाहर चला जाएगा, तो 5 चला गया बाहर, तो बचा क्या x³ dx, यहाँ पे 3 आपका कांस्टेंट है तो ये भी बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, तो x की पावर n+1 बटे में n+1, तो इस बार n की जगह हमारा 3 है, तो जो n होगा उसकी जगह हम 3 लिख देंगे, तो x की पावर 3+1 बटे में 3+1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन +3। अब देखो ये जो कांस्टेंट था ये तो बाहर चला गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ dx। अब मुझे ये बताइए कि अगर कहीं पर dx लिखा हुआ है तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर, या इसको ऐसे लिख दूं 1 × में dx, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कहीं dx लिखा है तो उसे आप 1 × dx भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज सीखी होगी कि किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है, यानी अगर कहीं 1 लिखा हो तो आप चाहें तो x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहां पर x की पावर 0 लिख दिया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता क्या था, तो x की पावर n+1 बटे में n+1, तो यहाँ n की जगह 0 है, तो x की पावर 0+1 बटे में 0+1, तो ये क्या आ जाएगा x/1 यानी कि x। तो ये सब जो हमने इतनी लंबी चौड़ी रामायण रची, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हमें dx का इंटीग्रेशन करना है तो हमें एट द एंड मिलेगा क्या, तो भाई x मिलेगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट टाइम था तो आपको ये करके दिखाया कि dx से x आया कैसे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो यहां पर 3 था कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया, और dx का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया x आ गया, बात खत्म। तो ये आ जाएगा 5/4 x की पावर 4 प्लस का 4x, तो यह आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी कंसेप्ट पे, सेम ही कंसेप्ट है आपका। जैसे मान लिया कोई बोल देता है इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर -2 माइनस का 3 x प्लस का 8, ठीक है, और इसका बोल रहा है कि आप इंटीग्रेशन कीजिए dx के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला काम क्या है, आप इसे पार्ट्स में तोड़ लीजिए,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर -2 dx, फिर माइनस का साइन था माइनस लगा दिया 3x dx, प्लस का साइन था प्लस लगाया इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे 4 क्या है आपका, एक कांस्टेंट है और x आपका एक वेरिएबल है, तो 4 कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, तो बचेगा x की पावर -2 dx। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, तो बचेगा x dx, और यहाँ पर 8 कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ dx। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता क्या है, तो आपको सिखाया x की पावर n+1 बटे में n+1, तो यहाँ n की जगह -2 है, तो x की पावर n+1 बटे में n+1 इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब आ जाइए अगले वाले पे, यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n+1 बटे में n+1, इसका भी हो गया। प्लस का 8 कांस्टेंट था बाहर चला गया था। अब dx का अगर इंटीग्रेशन करना है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि dx का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, x आता है, तो हमने सिंपली यहाँ पर x लिख दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और -2 + 1 क्या होगा माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 आ गया, और x की पावर -2 + 1 -1, और माइनस का 3 1 + 1 2, और x की पावर 2, और यहाँ पर आ गया 8x, तो ये आ जाएगा -4 x की पावर -1 माइनस का 3/2 x² प्लस का 8x। तो ये हमने इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है आपका, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। सेम ऐसे ही हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन भी करते हैं, बस डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारा लिमिट्स लग जाते हैं कि भाई हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, इसके अलावा कुछ नया अनोखा वहाँ पे नहीं होता। तो मैं एक बार आपको उसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें चीज़ें कैसे होती। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की। सो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि आपका, जैसे आप नॉर्मली इंटीग्रेशन करते थे x की पावर n dx, ठीक है, बस इसमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं ये आपको बताना होगा। तो जैसे मान लिया मैंने a से लेकर b तक इंटीग्रेशन किया, तो a जो है आपका, इसका हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, और ये लोअर लिमिट रिप्रेजेंट क्या करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स इनिशियल वैल्यू। ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके इनिशियल वैल्यू को। और b क्या है आपका, तो b है आपका अपर लिमिट, और अपर लिमिट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके फाइनल वैल्यू को। सो बात समझ में आती है। तो अब जो आपका फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो वो क्या होता था, तो भाई x की पावर n+1 बटे में n+1, तो ये तो आपने x की पावर n का इंटीग्रेशन कर लिया। अब कहाँ से कहाँ तक किया था, तो a से b तक। तो जब भी आप इंटीग्रेशन कर लें तो आपका पहला काम है स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, फिर लोअर लिमिट को नीचे लिखिए, अपर लिमिट को ऊपर लिखिए, ये कर लिया आपने। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो x है, x की जगह पर एक बार आप अपर लिमिट डाल दीजिए और एक बार लोअर लिमिट डाल दीजिए, और हमेशा लिखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पे अगर आप अपर लिमिट डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो b की पावर n+1 बटे में n+1, ये तो काम खत्म हो गया। माइनस का फिर लोअर लिमिट, यानी अब x की जगह पे आपको a डालना है, तो a की पावर n+1 बटे में n+1। तो ये इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। तो बच्चों ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है, यही आपका फॉर्मूला है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस आते हैं कैसे कैसे हैं। जैसे मान लिया सिंपल सा एक कंसेप्ट ले लेते हैं कि भाई x² का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, और लिमिट्स लगा दिया है 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप नॉर्मली अपना इंटीग्रेशन कीजिए जैसे आप करते थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता था, तो x की पावर n+1, n का मतलब 2 है यहाँ पर, तो x की पावर n+1 बटे में n+1, ये इंटीग्रेशन कर दिया आपने। अब इंटीग्रेशन करने के बाद आपका काम है स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, जो लोअर लिमिट था उसे नीचे लिख दो और जो अपर लिमिट था उसे ऊपर लिख दो, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3 बटे में 3, और लिमिट्स 1 से लेकर 3 तक। अब देखो जो भी आपको लिमिट्स पुट करनी है वो तो x में पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 का कोई रोल है, तो नहीं भाई, यहाँ पर 3 का कोई भी रोल नहीं है। तो जब इसका रोल है ही नहीं है, इसका जब कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, तो इसे बाहर निकाल दो। तो अगर मैं इस 3 को बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ बचता है x की पावर 3, और लिमिट्स आपका 1 से लेकर 3 तक है।
तो अभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना ही क्या है, x की जगह पे एक बार अपर लिमिट डालो, एक बार लोअर लिमिट डालो, और हमेशा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो ये आ गया 1/3, 3 का पावर 3 करोगे तो 27 आ जाएगा, और -1 तो ये आ गया 26/3। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से वो जो कांस्टेंट वाला ड्रामा हुआ करता था पहले, अब वो नहीं हो रहा। ठीक है, पहले हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाती थी जिसका हमें कोई जानकारी नहीं होता था। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो इस वजह से यहाँ पर हमेशा आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आता है? चलिए अब ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन दे देता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1/x² dx, और लिमिट्स लगा दिया 1 से लेकर, ये सपोज दैट -1 से लेकर 2 तक दे दिया लिमिट्स आपका। अब इसे कैसे करेंगे? तो कंसेप्ट वही है, पहला आप सेपरेट कर लीजिए दोनों को। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx माइनस 1/x² dx, और इंटीग्रेशन कर देंगे। और आपको पता है कि लोअर लिमिट आपको नीचे लिखना होता है, अपर लिमिट ऊपर, तो लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता था? तो x की पावर n+1 बटे में n+1, तो n की जगह यहाँ 4 है, तो x की पावर 4+1 बटे में 4+1। ठीक है, ये हो गया आपका। आपने इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो आपका क्या काम था? स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। अब ऐसे ही यहाँ पे 1/x² है। मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x ऊपर की तरफ हुआ करता था, और अभी गिवन सिचुएशन में x नीचे की तरफ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पर x का पावर -2 आ जाएगा, लिमिट्स आपका -1 से लेकर 2 तक। तो ये क्या हो गया? तो x की पावर 5 बटे में 5, लिमिट्स आपका -1 से लेकर 2 तक, माइनस का साइन था माइनस लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। तो इस बार n की जगह -2 है, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ मैं -2 लिखूंगा। तो x की पावर n+1 बटे में n+1, ये हो गया आपका। अच्छा, इंटीग्रेशन कर चुके हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसी सवाल को इधर कर देता हूं आपका। तो यहां पर देखो x की पावर 5/5, जो भी लिमिट्स पुट होनी है वो तो x में पुट होनी है, 5 का कोई रोल नहीं है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। तो ये 1/5, और इंटीग्रेशन ये आपका x की पावर 5 और -1 से लेकर 2 तक। यहाँ पर देखो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1, तो इसको भी मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा, क्योंकि जो भी वैल्यूज पुट होनी है वो तो x में पुट होनी है, तो इसका कोई रोल नहीं। तो -1 को अगर मैंने बाहर निकाला और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +1। और यहाँ पर आ गया x की पावर -1, ठीक है, और इस पे लिमिट्स क्या है आपका? तो -1 से लेकर 2 तक है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आपको पता है कि x की जगह पे अपर लिमिट डालना है, यानी 2 डालना है, तो 2 का पावर 5 माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, और इसका पावर भी 5, और प्लस का, देखो यहाँ पर x की पावर -1 है, तो जब भी आपको वैल्यूज पुट करनी है और माइनस में पावर हो, तो काम कीजिए, पहले इस पावर को प्लस बनाइए। तो प्लस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। और आप चीज़ें देखेंगे आप काफ़ी आसान हो जाएंगी आपकी। तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आता है, और -1 का अगर ओड पावर है तो हमेशा -1 आएगा, और अगर पावर इवन में है तो हमेशा +1 आएगा। तो फिलहाल -1 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो माइनस, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर x की जगह पे एक बार आप अपर लिमिट डाल देंगे और एक बार आप लोअर लिमिट डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। तो 1/5, 32 + 1 कितना होता है आपका? तो भाई 33 होता है। और यहाँ पे 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा? तो 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इतना ही आपका जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको इंटीग्रेशन कराया है, या इससे पहले वाली वीडियो में जो डिफरेंशिएशन कराया था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास
11th और 12th की फिजिक्स को देखकर कराया है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स वाला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको 2-3 महीने लग जाएंगे पूरा सीखने में। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक है, जिससे कि आपको जब आप अपना डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पर कभी डिफरेंशिएशन हो रहा हो या इंटीग्रेशन हो रहा हो तो आपको इश्यूज ना आए। ठीक है, तो ये इतना सिर्फ मैंने इसलिए समझाया है आपको। सो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो भी चैप्टर्स होंगे हम आगे के अब कंसिक्यूटिवली वीडियोस में डालते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर वीडियोस अच्छी हैं, या जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा आप वो बताइए। अगर कोई पॉइंट आपको दिक्कत लग रहा है या नहीं समझ में आया तो उसको आप मुझे बताइए, मैं कहीं ना कहीं उसे सॉल्व करने की आपकी कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। ओके बच्चों, बाय।